हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाली हूँ केंद्र विद्यालय और नवोदय के लिए जो हमारा टियर 2 है उसमें सब्जेक्ट डोमेन आने वाला है। जैसे कि सबको पता ही है 60-40 की रेशियो में 60 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है और 40 जो है वो हमारा सब्जेक्टिव है। तो मैंने खुद टीचिंग एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और जो मैंने नोटिस किया प्रिपरेशन में वो ये नोटिस किया कि अगर आप सेम एफ़र्ट्स देते भी हैं तो उसके बाद आप उसको किस डायरेक्शन में दे रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ और उस चीज़ के लिए मैं आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकती हूँ कि इस चीज़ में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए ताकि आप एफ़र्ट्स लगाएं, बट किस तरीके से लगाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी आपका पेपर बनता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है, कोई उसके बाहर नहीं जाता है। और अगर मान लो आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन बाहर आ भी गए तो आपने 90 तो कवर कर लिया ना, आपको उन 100 के पीछे भागना ही नहीं है। उसके बाद जब आपने सिलेबस देख लिया तो आप सीधे उठाओ पीवाईक्यू, क्योंकि हर एक टॉपिक की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको कितना डीप जाना है वो आपको आपके पीवाईक्यूज़ बताते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर आप जैसे मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में मुझे लगता है जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आ जाते हैं आपके फॉर्मूले, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब मैं क्या करवाऊँगी, मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक शुरू में हर एक सिलेबस से टॉपिक उठाऊँगी। उसके बाद मैं आपको उसके फॉर्मूलेज़ करवाएँगी, उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताऊँगी, उसके बारे में जो 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे लगता है कि हाँ रिपिटेटिवली क्वेश्चंस में यूज़ हुई हैं उन्हें बताऊँगी। ठीक है? फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज़। इस तरीके से हम हर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि कहाँ कितना कितने तक हमको पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। अगर उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो ये हमारा बेसिक पूरा सिनेरियो रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 महीने में पूरा सिलेबस ये कंप्लीट करा के अपना अच्छे से इतना टाइम बचे कि आप लोग रिवाइज़ भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत पहले जब मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी तो मेरे को बताई गई थी। मृणाल सर है वहाँ पे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उन्होंने बताया था कि हमेशा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो ये पेड़ है, इसमें ना नीचे बहुत सारे एप्पल्स लगे हैं। ठीक है, लगभग मान लो 60-70% एप्पल्स जो हैं वो नीचे लगे हैं, बीच में मान लो 10-20% लगे हैं और ऊपर 10% लगे हैं। ठीक है, तो अब जब बच्चे कई बार तैयारी शुरू करते हैं ना तो इन वाले एप्पल्स को खाने की कोशिश करते हैं, लेने की। बट हमें ना सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए, ये जो हमारी ईजिली हम ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इन वाले एप्पल्स पे फोकस करना चाहिए, फिर हमें यहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि देखो 100 में से 100 क्वेश्चन किसी को नहीं करने हैं। अगर आप 80-90% पेपर भी अच्छे से करके आते हो ना, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी कट ऑफ 70% तो बहुत ज़्यादा, 70-80% तो मैक्स टू मैक्स रहती है उसमें, जो बच्चे मेरिट में भी आते हैं। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि अपने नीचे वाले और बीच वाले एप्पल्स को मैक्सिमम खाने की कोशिश करनी है। ऊपर वाले खाएंगे, टाइम मिलेगा तो उनको भी फोकस करेंगे, बट पहले नीचे वाले तो खा लें जहाँ पे ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मैंने पहला टॉपिक लिया है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, सिलेबस में भी इतना कुछ नहीं दिया और पीवाईक्यू में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है, इन्होंने दिया है सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही। हम पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके nth टर्म को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी क्या होती हैं। ठीक है, जब हमारा एक एपी है उसकी जो n टर्म्स है उनका सम किस तरीके से, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम उसको ही पढ़ेंगे और उसको ही अप्लाई करेंगे। फिर उन्होंने नीचे दे दिया एप्लीकेशन ऑफ एपी इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम की एप्लीकेशन क्या क्या है, किस तरीके से, जैसे वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन बचपन से नहीं करते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इवन जब आप क्लास 9th या 10th में ये चैप्टर है तो उसमें देखेंगे तो उसमें भी ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं कि, और वो ना आप इजीली, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और आपको ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं तो आप समझ लेंगे। बाकी हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्मूले और किस तरीके से उनको करना है। तो यहाँ पे आता है एपी की सीक्वेंस। सीक्वेंस होती है हमारी बेसिकली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है हमारे नंबर अरेंज होते हैं। ठीक है,
एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे जो नंबर्स हैं वो अरेंज किए गए हैं, तो वो होता है हमारा सीक्वेंस। A1 A2 A3 AN करके ये होते हैं हमारे सीक्वेंस। अब किस पैटर्न में होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम होता है। आप A2 माइनस A1 करो, चाहे आप A3 माइनस A1 A2 करो, तो ये हमेशा ना सेम आता है। ये होती है हमारी सीक्वेंस। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपकी 1 5 9 13, ठीक है, 17, इनके बीच में ज़रा एक बारी डिफरेंस निकाल के देखो। ये जैसे ये आपका A1 है, A1 है हमारा, A1 हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को, ठीक है। A2 A3 A4 A5 इस तरीके से मान लो कि हमारी एक सीक्वेंस है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। तो n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हमारे टर्म्स हैं उसे हम n से डिनोट करते हैं, और वो कितना होगा हमारा यहाँ पे 5। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसे A1 भी लिख देते हैं, या उसको A भी अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP की बात चल रही है, ठीक है। जो हमारी लास्ट टर्म होती है उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, मतलब क्योंकि अगर n टर्म्स हैं और AN लिखा है तो इसका मतलब है कि हम लास्ट टर्म की बात करें, या फिर हम L से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर हमें मान लो AN जो है वो एक जनरल डिनोटेशन है किसी भी टर्म के लिए, कि मतलब nth टर्म कितनी है उस सीक्वेंस की, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है कि दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अगर आप ऊपर देखो, A2 माइनस A1 करोगे तो भी 4 आ रहा है, A3 माइनस A2 करोगे तो भी 4 आ रहा है, A4 माइनस A3 करोगे तो भी 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो है सीक्वेंस चलती जाती हैं। आप याद रखना, A जो है उसे हम फर्स्ट टर्म होती है, L जो है वो हमारी लास्ट टर्म होती है। अगर हमारा N बोला गया है तो वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर हम AN की बात करते हैं तो वो होता है हमारा nth टर्म ऑफ द सीरीज़ की। अगर मान लो मैंने बोला कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज़ क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा A4। तो ये हो जाएगा हमारा कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज़ क्या होगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सब में कॉमन होता है। आप A1 A2 के बीच में देखो, A2 A3 के बीच में देखो, A2 A3 के A4 के बीच में देखो, वो सबके बीच में सेम होता है, तभी हमने उसको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनकी ना डायरेक्ट फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये तो याद करने ही करने हैं। फॉर्मूले से तो आप मैथ्स में बच ही नहीं सकते हो, तो ये तो सोचने ही नहीं कि अरे हम फॉर्मूले नहीं करेंगे तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा अगला फॉर्मूला आता है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ द सीरीज़ के लिए। nth टर्म का मतलब क्या था कि जैसे हमारी कोई जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी कोई सीक्वेंस है AP की, A2 A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। तो इसमें अगर हमें nth टर्म देखनी है, अब ये nth टर्म का मतलब है कि मान लो उसने तुमसे पूछ लिया कि 10th टर्म ऑफ द सीरीज़ बता दो, वो भी स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी जो हम पहले फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग से क्या होगी। तो A10 लिखो। अब मान लो तुम्हारी जो तुमने एग्जाम्पल लिया ये है तुम्हारी एक सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर तुम A10 की बात करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा A+10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना कोई भी दो टर्म्स को डिफरेंस कर दो उनका, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये हो गया 4 - 2 जो कि हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, A+N, N क्या था, जो टर्म निकालनी है। यहाँ पे कौन थी हमें 10th टर्म निकालनी थी, तो यहाँ पे N की जगह क्या डाल दिया हमने 10। A की जगह क्या डालेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको A बोलते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। 2+10 - 1 इंटू क्या होगा D क्या था हमारा, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये क्या हो गया हमारा 2+n क्रॉस 2+18 जो कि हो गया हमारा 20, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, बट हाँ इसी तरीके से करना है। कहीं पे रेशियो निकालना होगा, कहीं पे कोई और टर्म निकालनी होगी, तो हमें इस तरीके से ही करना है। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो ये है हमारा nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर मान लो आपको उन्होंने पूछ लिया कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हैं, अब एक पूरी सीक्वेंस बना लो इस तरीके से, है ना, यही ले लेते हैं और 20 तक मान लो कि इसके टर्म्स हैं। अब उन्होंने पूछा है कि तुमको भाई फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है,
ठीक है। अभी तो हमने स्टार्ट से निकाला था, तो इसमें क्या है, तुम या तो इस पूरी सीक्वेंस को ही उल्टा मान लो, और अगर ऐसे ना समझ आए तो सीधे फॉर्मूला लगा दो। एल क्या था हमारा, जो लास्ट टर्म था, लास्ट टर्म क्या था 20, प्लस n-1, कितना टर्म पूछा है उन्होंने, फोर्थ, तो 4-1, और डी कितना है, जितना भी डी है उसके आगे माइनस लगाना है। बस इतना याद रख लेना कि तुम्हें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी, जब पहले से पूछा है तो फर्स्ट टर्म यूज़ करेंगे, जब एंड से पूछा है तो एंड वाली टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा डी है उसमें अगर उल्टी चल रही है कोई भी चीज़, तो ऐसे मान लो कि उसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो तुम्हें उसमें माइनस लगा देना है। अब तुम अगर इसमें माइनस लगाओगे तो यहाँ पे डी क्या था तुम्हारा, 4-2, 2। अब इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, बस इसे सॉल्व कर लोगे, 3 × -2, तो ये हो जाएगा 2 - 6, जो कि हो गया है आपका 14। तो ये हो जाएगी आपकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इस सीक्वेंस में। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, उस पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि तुमने देखा था ना कि उसके सिलेबस में मेंशन था, तो ये फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से, है ना। अगर हम सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। n क्या है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ जितनी भी उस सीक्वेंस में टर्म्स हैं उतना हो जाएगा। n जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे अगेन n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, और d जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तुमको आ जाएगा। बाकी देखो मैं एक एग्जाम्पल लेके करके दिखा देती हूँ, बहुत इजी सा। मान लो वही 2 4 6 करके हमारी एक सिर्फ इतनी ही हमारी सीक्वेंस है मान लो, तो इसमें n कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स हो गए हमारे। a क्या है हमारा 2, d क्या है हमारा 4-2, जो कि हो गया 2। अब इसको खुद करो, 3/2 2a प्लस S3 कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने देखा ना S3 डिनोटेशन है कि 3 टर्म्स का सम कितना होगा, प्लस 3 - 1 × d। d क्या है हमारा 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 4 + 2 × 2, तो ये हो गया 3/2 4 + 4, ये हो गया 3/2 × 8, जो कि हो जाएगा हमारा 12 आ रहा है। अब एक बारी ये तो चलो यहाँ पे तो 3 टर्म्स थे, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, उसको ऐड करके भी कर सकते हो। बट मान लो यहाँ पे 100 टर्म्स हो, या फिर 100 तो चलो बहुत, मतलब 100 टर्म्स पे होंगे तब भी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला आता है तो, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 + 4 + 6 कितना हो गया हमारा, 12 ही तो आ रहा है, यहाँ से भी 12 आ रहा है, यहाँ से भी 12 आ रहा है, तो हमने देख लिया कि हमने सही किया है। बाकी अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया जा रहा है, वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसके आगे आते हैं। अब जब हम इसके आगे आते हैं तो ये है, अगर हमें लास्ट टर्म दिया है तो हमें थोड़ा हमारा फॉर्मूला इजी हो जाता है। इसमें देखो, इसमें हमारा बस नंबर ऑफ टर्म्स आया, फर्स्ट टर्म आया और लास्ट टर्म आया, और बस इतना हमने इसको, फिर वो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो एक चीज़ नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लो 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी 100 तक एक सीक्वेंस है एपी। अब ये एपी ही तो बन रही है जब सबका डिफरेंस जो है तुम्हारा, जो भी दो टर्म्स है उनके बीच का सेम है, जो कि 1 है, तो बन तो सीक्वेंस ही रही है। ठीक है, तो अब इसमें लगा दो, कितने टर्म्स हैं, 100/2, पहला टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 50 × 101, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 505, बस। अब आप इसको ऐड करते तो कितना टाइम लगता है, ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा जो हमने इससे पहले किया है। मान लो कि लास्ट टर्म से नहीं करना आपको नहीं पता थी लास्ट टर्म, तो आप तब लास्ट टर्म मत लगाओ, आप इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से कर लो। S100 = क्या हो जाएगा, n/2 कितना है 100/2, 2 × 1 प्लस n-1 कितना है, आपको पता है कि टर्म्स कितने थे, उसमें दिया होगा कि 100 टर्म्स हैं, तो n-1 × d कितना है, हमने देखा दो के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 2 + 99। तो ये क्या हो गया 50 × 101, सेम आ रहा है ना, तो 5050, ठीक है। तो ये तो बस ये है कि हाँ, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके कंपैरेटिवली इजी पड़ जाती है। तो अगर आपको ऑलरेडी लास्ट टर्म दिया है किसी भी सीक्वेंस का, तो आप प्रेफर कर लेना कि आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा लें। बट अगर मान लो आपको याद नहीं भी आ रहा तो आप ये वाला ही लगा लो। और अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आया यहीं से है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो n/2 था, ये था 2a +
n-1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, जो हमारा लास्ट टर्म है ए एन टर्म, वो कैसे निकालते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी से। अब इसमें देखना, ये एल होता है ना, n/2, 2a को a प्लस ए लिख लें, प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसको देखो, n/2 a प्लस एल, ये एल था ना हमारा, यहाँ पे डाल दो तो बस आ गया। तो आया वो वहीं से, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कई बार ऐसे थोड़े बहुत इधर उधर फॉर्मूले कर देते हैं। बाकी अगर आपको ऊपर वाला ये वाला याद है तो आप अपना काम, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप अपना काम आराम से चला सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। अब नीचे क्या है ना, नीचे इन्होंने दिया है ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये कई बार देखो, वैसे तो ऊपर जितने फॉर्मूले हैं उतने से ही बाकी सब आप कर सकते हो, कंसेप्ट लगा लगा के उतने फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बट अगर मान लो कि आपको ये है कि भाई मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करनी है, तो ये वाला ना कई बार क्या होता है, इसका ना मैं एग्जाम्पल भी दूंगी। कई बार तुमको क्या होता है, तुम्हें ऐसा दे दिया उन लोगों ने कि भाई ये एस डैश है यहाँ पे, कि उन्होंने कई बार ये दे दिया कि दो सीक्वेंस थी, उनके जो सम के एन टर्म्स के सम का रेशियो था वो दिया था। अब आपको उसके एन टर्म्स का जो सम, एन टर्म्स जो है उनका रेशियो बताना है। तो आपको पता है उसमें क्या चेंज करना है, आपको उसको एन को n-1 में चेंज कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक वो देती हूँ एग्जाम्पल इसका, कि मान लो आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2AP जो है ना, वो दिया है रेशियो 3n+8/7n+15। ठीक है, ये है आपका SN, एक जो आपकी AP थी उसका सम का, और दूसरी कोई AP है उसके सम का जो रेशियो है वो an+8/7n+15 दिया है। अब आपको इसमें ही उनके nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो आप पता क्या करेंगे, इसका जो n है उसको बस उसकी जगह 2n-1 रख देंगे, तो आपको an/a-n इनका रेशियो पता चल जाए। अब देखो, अगर ये दोनों याद रहते हैं, इसमें उल्टा है कि अगर आपको n टर्म का रेशियो दिया और आपको उनके सम के टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, n+1/2। पर अगर मान लो ये आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको नहीं याद रखना, तो मत रखो, इन दोनों फॉर्मूले का इतना कोई ख़ास यूज़ है नहीं। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में मेरे को अभी दिखा नहीं है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर इन्हें आप बिना फॉर्मूले के करने जाते हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने बस लिख दिए थे। बट इन दोनों को अगर इग्नोर भी करना हो तो कर देना। ठीक है, अब अगला वाले कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें यह है कि इफ़ ईच टर्म रह गया यहाँ पे, इफ़ ईच टर्म of an AP is increased, decreased, multiplied, divided by the resulting same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरीके से। अब अगर आप इसमें कोई भी किसी भी कांस्टेंट नंबर्स को जोड़ दो, चाहे मान लो +1 कर दो, या आप इसे किसी भी कांस्टेंट नंबर्स को घटा दो, तो ये जो है ना ये आपकी AP ही रहती है। और जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करते हो ना, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहता है तीनों केसेस में, जो कि हम अभी एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे +1 किया, ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, सब जगह +1 कर दिया। अब भी देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था, सब जगह 2 आ रहा था, अब भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, और ये भी तो AP है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है हमेशा, तो ये भी AP हो गई। अगर आप -1 कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 13 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, 2 का ही आ रहा है। तो यही मैं कहना चाही थी कि अगर आप किसी भी AP में किसी सर्टेन नंबर को ऐड कर दो या किसी भी सर्टेन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो उसका जो हमारा सीक्वेंस बनती है वो AP ही बनती है। ठीक है, वापस से, और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होता है। ये बात हो गई जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की कर रहे थे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करोगे तो सेम बात नहीं है। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करोगे तो बनेगा AP ही। ठीक है, बट इस केस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, मान लो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा 4
8, 12, 16, 20, 24, 28। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? इसमें तो कॉमन डिफरेंस 2 था। अब जितने से मल्टीप्लाई किया इसका कॉमन डिफरेंस भी उतने से मल्टीप्लाई होगा। आप देखो यहाँ पे 4 4 आने लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो बनेगा AP, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तीनों केसेस में। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो रहेगा वो AP ही। ठीक है, बट उसका जो डिफरेंस है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है कॉमन डिफरेंस, तो जो नई AP आएगी उसका भी डिफरेंस जो है वो आपका उतने से मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप इसमें मान लो आपने डिवाइड किया होता, जैसे यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया, मान लो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया होता, तो अब क्या बनेगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड किया तो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? देखिए 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस था उसको जितने से डिवाइड करने पे आया तो उतना ही हमारा अब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। बनेगी ये भी AP तो बन रही है ना, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP बनेगी। ठीक है, बट यहाँ पे अंतर क्या हुआ? जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी उतने से ही मल्टीप्लाई उतने टाइम्स हो गया, ऐसे समझ लो। और जब हमने उसको डिवाइड किया तो उतने ही टाइम्स उससे डिवाइड हो गया। अब एक बारी ऊपर से लेके नीचे तक एक बारी जो बेसिक मेन फॉर्मूले थे वो एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट क्या है? a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन। ये वाले को स्टार कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे जो सम है वो n टर्म्स का क्या आएगा? वो आएगा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दोनों तो मतलब इनके बिना AP हो ही नहीं सकती, इनको तो बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन करते वक्त यूज़ होता है। कभी कभी वो आपको दे देगा कि भाई तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कि पाँच टर्म्स हैं जो AP में हैं और उनका सम जो है ये दे रखा है। मान लो उनका सम बोल देगा कि 5 दे रखा है, तो अब तुम बताओ कि वो जो है वो AP की मतलब उस AP की सीक्वेंस क्या होगी और उसके 5 टर्म्स का सम क्या होगा। तो हमें उस केस में समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो अगर मान लो तुमसे बोला है कि पाँच नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तो जब भी तुमसे 5 या 7 बोले या 3 बोले तो हमें हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा जो कॉमन डिफरेंस लेना है वो D के हिसाब से लेना है। मान लो उसने बोला कि आपके पास 3 टर्म्स हैं ऑफ AP जिनका सम जो है वो 6 है। तो आप क्या करोगे? आपको अज्यूम करना है खुद से a माइनस डी ए प्लस डी। तो इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको सम दे रखा था, S3 दे रखा था 6। तो आप क्या करोगे? a प्लस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 लिख दोगे, क्योंकि टर्म्स का जो सम है वो क्या दे रखा है? 6। तो सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, d से d गया, 3a इज इक्वल्स टू 6। तो a क्या हो जाएगा? 2। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया? 2 हो गया। और आपका जो D है उसको आप फिर और कोई कंडीशन दे रखी होगी, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से दे रखा है कि भाई हमारे कोई AP है, उसके 7 टर्म्स हैं और उनका सम ये दे रखा है, या उसके 5 टर्म्स का सम ये दे रखा है, तो उसमें हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इस तरीके से लेना है कि वो D बैठे। और उनको कैसे अज्यूम करना है? a माइनस 2D, a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D। ठीक है, अब अगर वो इसकी जगह आपको बोल दे कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है, ठीक है, तो अब हमारी जो कैलकुलेशन है ना, तुम खुद देखो। अगर मान लो उसने बोला कि आपके पास 4 टर्म्स हैं किसी AP के और उनका सम दे रखा है कुछ, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, मान लो इसको मान लो 4 ही दे रखा है। अब आप 4 टर्म ऑफ AP को इस तरीके से नहीं ले पाओगे कि उसका D कट जाए। अगर मान लो आपने a माइनस डी लिया, a प्लस डी a लोगे, है ना। अगर आप D अज्यूम कर रहे हो कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो D आए, तो आपने मान लो a माइनस डी ले लिया, फिर आप a ले लोगे, फिर आप a प्लस डी लोगे। अब 3 ही टर्म आ रही हैं तो ही D कटेगा। अब अगर आप a प्लस 2D लोगे, क्योंकि आपको 4 टर्म्स लेनी है, या फिर आप a माइनस 2D लोगे, तो फिर ये कट नहीं पाएगा। समझे? तो अगर आपको बोले कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो आप इस तरीके से लोगे कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D है। अब मान लो अब आपको 4 टर्म्स लेनी है तो आप उसको लोगे a माइनस 3D, a माइनस डी ए प्लस 3D। ठीक है, और इन जो चारों टर्म्स का सम आपको जो भी देंगे तो वो मान लो 4 ही दिया था,
तो ये देखो ये सब आराम से कट गए ना, आपने S4 निकाला तो आपके पास 4a = 4 आ गया, तो a = 1। तो ये ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो अगर आपके ऑड टर्म्स का सम दे रखा है किसी भी AP के, तो आपको क्या करना है, a-2d, a-d, a+d, a+2d इस तरीके से लेना है कि उनका कॉमन डिफरेंस d हो, ताकि वो कट सके। और अगर आपको इवन टर्म्स का दे रखा है तो आपको इस तरीके से टर्म्स लेने हैं कि 2d उनका डिफरेंस हो, ताकि वो भी ईजिली कट सकें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कहना चाहता है कि द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब हम इसे समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। आपके पास अगर कोई भी सीक्वेंस है AP की, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि समझने में ईजी रहे। तो ये क्या कहना चाहता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वही हमारा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का होगा। आप चाहे चेक कर लो, 2 और 18 20, 4 और 16 20, थर्ड टर्म शुरू से और थर्ड टर्म एंड से इनका सम भी 20, फोर्थ टर्म शुरू से और फोर्थ टर्म एंड से इनका सम भी 20। तो बस ये कह रहा है जो टर्म्स बराबर डिस्टेंस पे हैं बीच से, या फिर ऐसे मान लो जैसे ये फर्स्ट टर्म शुरू से है, ये फर्स्ट टर्म एंड से, ये सेकेंड टर्म शुरू से, ये सेकेंड टर्म एंड से, तो उनका जो सम है वो हमेशा सम ऑफ लाइक इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि हमारा आ रहा है 20, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है, ये हमारा ना उसमें ज़्यादा काम आता है जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, क्योंकि b = a+c/2 जो है ये हमारा जो हो जाता है ये फिर अर्थमेटिक मीन हो जाता है, बट वो सिलेबस में दिया नहीं है तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट ये कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला इन जनरल याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार यूज़ हो जाता है। मान लो आपके पास A B C जो है 3 टर्म्स हैं जो आपके AP में दिए हैं। अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा जो है वो सेम होता है। AP का मेन कंसेप्ट ही वो है कि भैया D जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें ये A1 ले लो, ये A2 ले लो, ये A3 ले लो, तो D क्या होता है हमारा, या तो A2 - A1 होता है, या D जो है वो हमारा A3 - A2 होता है, राइट। तो अब हमारा अगर ये AP है तो DD तो सेम होगा, तो A2 - A1 = A3 - A2। A2 क्या था हमारा यहाँ पे B, माइनस A1 क्या था A3 क्या था हमारा C, और A2 क्या था B। अब ज़रा इसको रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 2B = A+C। तो ये कई बार यूज़ हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। और बाकी ये जो इसका B = A+C/2 होता है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा होगा मीन का फॉर्मूला भी तो ऐसे ही आता है ना। अगर आप वैसे भी देखोगे ना 2 4 6, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का मीन लोगे 2 + 6/2, मीन तो ऐसे ही लेता है, तो वो क्या हो जाएगा 8/2, जो कि हो गया आपका 4। तभी इसको नाम भी दिया गया है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हम अगली जो चीज़ है जो हम देखेंगे, कई बार क्या होता है आपकी जो AP होती है वो इस नंबर्स के फॉर्मेट में ना लिख के ना वो किसी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया AN = PN + Q, ठीक है। अब इसमें तो कई बार ना उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लो कि AN जो है वो 7N + 12 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब आपको वो पूछेगा कि भाई कॉमन डिफरेंस D बता दो, है ना। तो अब आप क्या करोगे, या तो भाई आपको अगर टाइम, वैसे तो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। इसको देखो 1 डाला +12, है ना, सॉल्व कर लो, तो 7 + 12 19 हो गया। अगर आप A2 लोगे सेकेंड टर्म, वो क्या हो जाएगा 7 × 2 + 12, जो कि हो जाएगा 14 + 12, जो कि हो गया 26, ठीक है। अब अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो A2 - A1 जो कि हो जाएगा 26 - 19 = 7। या फिर आप अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो याद रख लो कि जो D होता है, जो हमारा N है, उसका जो कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके बाद अब अगर हमारे को दे रखा है कि जो हमारा सम है उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, टर्म का नहीं, अब की बार हमको सम जो है, जो nth टर्म्स का सम है उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसका जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका जो n² यहाँ पे ना ये n² होगा। इसको n² कर लो, तो ये जो n² वाला टर्म जो है P, ठीक है, ये जो n² वाला टर्म है ना P,
इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस जो है वो डिफरेंस होगा। चाहे तो आप इसमें भी कोई एग्जाम्पल होगा तो हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे, एक सेकेंड बस। ठीक है, अब मान लो हमारे को एस एन दे रखा था, एस एन का एक्सप्रेशन दे रखा था 3n+2n²। ठीक है, अब हम S1 निकालेंगे। S1 क्या होगा हमारा A1 पहला टर्म। S1 का मतलब क्या है कि हमारा A1 A2 A3 इस तरीके से कोई सीक्वेंस चल रही है, तो बस पहला वाला जो टर्म का सम है कि एक टर्म का कितना सम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3×1+2×1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3+2, जो कि हो गया 5। ठीक है, और अगर हम S2 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा दो टर्म का सम, तो हो जाएगा A1+A2, वो हो जाएगा हमारा 3×2+2×2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 6+2×4, जो कि हो जाएगा 6+8, हो गया 14। अब हम A1+A2 करेंगे तो हो गया वो 14, और A1 क्या था हमारा 5, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक बारी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, A2+A1 -A1 = 14 - 5, जो कि हो गया 9। ठीक है, तो अगर हमारा A2 क्या आ गया 9, अब A2 क्या होता है हमारा A+D, या फिर A+n-D होता है, एक सेकेंड, ये हमारा A+n-1 × D होगा ना। तो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, n-1 क्या है 2 - 1 × D, D जो है हमें कॉमन डिफरेंस जो कि हमें निकालना है। अब ज़रा बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5 + G = 9, तो D क्या है हमारा 4, जो कि हमने देखा था कि जो भी हमारा n² का कोफिशिएंट है उसका डबल भी कर दोगे तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो D जो हो गया वो हो गया हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सारे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे फॉर्मूले, इवन ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे तो PYQ भी है बेस्ड, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में देखना आप, इस पे ही बेस्ड एक हमारा PYQ है। तो मुझे लगता है इतना बेसिक तो सफिशेंट है, बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। PYQ में देखना आप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर पाओगे इन फॉर्मूले से, और बाकी टाइम मिलेगा तो हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल।